हमारे साथ दिव्य प्रकाश पाठक जी हैं और BHU से UG किए हैं, JNU से PG किए हैं और DU से रिसर्च कर रहे हैं। जी सर। जी बिल्कुल। और हमारे मित्र भी हैं। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे कि आपने PG कर लिया या PG कर रहे हैं तो आपके मन में एक सपना ज़रूर होगा कि मैं भी PhD करूं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, प्रोफेसर बनूं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका सपना होगा कि मैं भी किसी यूनिवर्सिटी का VC बनूं, अब जिस भी एरिया से होंगे। तो PhD में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आप PG का कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से, JNU से कर रहे हैं तो बड़ी बात है ही, BHU से कर रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से कर रहे हैं, DU से कर रहे हैं, बहुत सारे देश के टॉप यूनिवर्सिटी आप सभी लोगों को पता है ना, NIRF रैंकिंग आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ से आप PhD कैसे कर सकते हैं, और जो PG का कोर्सेज कर रहे हैं वो कितना अहम भूमिका निभाएगी आपके नेट के एग्जाम में जब आप PhD रिसर्च करोगे वहाँ पर। डिटेल से सर बताएंगे, क्योंकि हो सकता है मेरे पास थोड़ा कम जानकारी इस मामले में। सर पहले शुरू से स्टार्ट कीजिएगा कि एक स्टूडेंट UG किया फिर PG कर रहा है, तो बहुत ऐसे होते हैं PG फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे देते हैं, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का शायद काउंट नहीं होता है, सेकंड सेमेस्टर से काउंट होता है। यहाँ से आप सर बताना शुरू करें। तो नमस्ते सभी को। पहली बात ये कि यदि आपको बनना है विद्वान किसी क्षेत्र में, या फिर आप चाहते हैं वैज्ञानिक बनना, तो ये कैसे बन सकते हैं? ये आप BTech करके नहीं बन सकते उस तरह से, और नहीं आप ऐसे कोई सिविल सेवा ये सब करके बन सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, MA करना पड़ेगा, फिर शोध करना पड़ेगा, और शोध करने का पहला पायदान है PhD। यहाँ पे आपको बेसिक शोध करना पड़ता है एक विषय पे। जैसे MA MSc भी तो हो सकता है, MA MSc। हाँ, ये तो वही। तो PhD अब PG वाला कोर्स है। हाँ, PG के बाद आप ऐसे, यदि आप चाहते हैं कि शोध क्षेत्र में जाएं, वैज्ञानिक बने, यदि साइंस से हैं तो जैसे MSc के बाद आप करें। यदि आप चाहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में आप ऐसे विद्वान बने किसी एक क्षेत्र के, हिंदी के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, तो उसके लिए आपको शोध, उसका जो रास्ता है वो PhD से होकर गुजरता है। तो PhD यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इसका फुल फॉर्म है, और ये MA के बाद होता है। और इसमें इसकी ये जो दुनिया भारत की जो तमाम बड़ी संस्थाएं हैं वो ऐसे PhD कराती है, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अब तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने कराती थी, फिर ऐसे CUET के थ्रू एक कॉमन एंट्रेंस मतलब आया, CUET नहीं, कॉमन एंट्रेंस हुआ PhD के लिए, वो आया। अब एक नया सिस्टम आया है, वो ये है कि पहले सरकार कराती है, नेट और JRF एग्ज़ाम कराती थी, यानी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होना है, योग्यता प्राप्त करनी है, तो आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। और यदि आप चाहते हैं कि शोध क्षेत्र में जब शोध कर रहे हो आप, तो आपको एक छात्रवृत्ति भी मिले, फेलोशिप भी मिले, तो उसके लिए आपको JRF क्वालिफाई करना होता है। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं UGC नेट JRF का एग्ज़ाम, जो साल में 2 बार होती है, एक जून में, एक दिसंबर में, तो 2 बार होती है। तो पहले होती थी कि यदि आपको नेट या JRF करनी है तो UGC नेट का एग्ज़ाम होता था। यदि आपको PhD आदि में एडमिशन लेना है तो उसके लिए फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी या फिर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी। लेकिन क्योंकि सिलेबस दोनों का मूलतः सेम होता है, तो सरकार ने क्या किया कि अब दोनों को एक मर्ज कर दिया। अब आपको PhD में एडमिशन लेना हो, या UGC नेट करना हो, या JRF लेना हो, ये तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम है और एक ही सिलेबस है। अब सिलेबस है वो 2 भागों में है। पहला पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में है से आपको शोध प्रविधि आनी चाहिए, जो उनकी जो बहुत सारे टॉपिक्स है, टीचिंग मेथड है, एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, फिर थोड़ा वो शिक्षा क्षेत्र से आता है क्वेश्चन, थोड़ा इन्वायरमेंट, हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, थोड़े मैथ्स आते हैं, थोड़े बहुत ऐसे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे SDG है, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से भी कभी आ जाता है, SDG आता है। तुमने उसका फिक्स सिलेबस है उनका, पार्ट 1 का। हाँ, पार्ट 1 वो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और फिर 100 क्वेश्चन होते हैं विषय से रिलेटेड। आपका जो विषय है, जैसे मान लीजिए मेरा संस्कृत है, हाँ, डोमेन स्पेसिफिक से उसको 100 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। हाँ सर, यानी 300 नंबर का एग्जाम होता है। हाँ, 300 नंबर का 150 क्वेश्चन, 3 घंटे टाइम मिलते हैं आपको, वो देना होता है। और उसमें जो सबसे टॉप 0.5 बच्चे को हर एक विषय से, मान लीजिए हिंदी में 0.5 बच्चे को ऐसे JRF मिलता है, कुछ बच्चों को शायद 6 के आसपास % को नेट मिलता है, और उनका एक क्राइटेरिया है PhD का, वो PhD क्वालिफाई करते हैं। तो उसके थ्रू फिर आप जब एंट्रेंस हो गया, तब आप जो टॉप, फिर आप वही जैसे CUT में कैसे होता था कि प्रेफरेंस डालना होता है,
प्रेफरेंस डालते हैं कि मुझे JNU में लेना है, जामिया में लेना है, वहाँ लेना है, वहाँ जाइए। फिर आपको यदि टॉप में है तो उसके हिसाब से वो अपना कट ऑफ जारी करेंगे, आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू होगी आपकी और उसके बाद फिर आपका चयन हो जाएगा। और दूसरा एक ये भी होता है ना सर, कोई PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होती है? नहीं, पहले होती थी। हाँ हाँ। ये पहले होती थी, जस्ट इसी साल से ये नया सिस्टम आया है। ओके। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी अपनी एग्जाम कराती तो थी। आप समझ गए होंगे कि लेकिन इस साल से है अब सब मर्ज हो गया है, एक एग्जाम। हम इस वीडियो में बात करने वाले, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके बारे में। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। शायद आपने 3 अलग अलग कोर्सेज का दिया है। हाँ, तीनों के बारे में बताइएगा। हाँ, तो मैं फिलहाल संस्कृत का शोध छात्र हूँ, और लेकिन जो 2 नूतन विषय हुए हैं अभी निकले हैं, वो एक भारतीय ज्ञान परंपरा जिसे IKS कहते हैं, और एक हिंदू अध्ययन है। तो इन दोनों का जो डोमेन क्षेत्र है वो संस्कृत से ही मिला जुला है। तो क्योंकि मैं एक शोध छात्र हूँ और मेरी डोमेन इन दोनों से मिलती है, तो मैं इन तीनों में से कहीं भी प्रोफेसर बन सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ऐसे कोशिश किया कि इन तीनों का दिए GRF का एग्जाम। तो पहले मैंने अपना विषय संस्कृत से दिया, वहाँ ईश्वर कृपा से वहाँ भी मेरा GRF हो गया अच्छे नंबरों से। और फिर मैंने IKS में दिया और हिंदू स्टडीज़ में दिया। हिंदू स्टडीज़ और IKS में अभी हर एक कैटेगरी में एक ही सीट है GRF में, यानी कि जो कैटेगरी में टॉप किया उसको आपको GRF मिलेगा। तो ईश्वर कृपा से मैंने ऐसे दोनों IKS और हिंदू स्टडीज दोनों में ऐसे GRF है, मेरा GRF है। और UR कैटेगरी से है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रैंक 1 है। हाँ, ये दोनों में। और संस्कृत में सर क्या परसेंटाइल रहा होगा? संस्कृत में परसेंटाइल तो अभी नहीं, पहले नहीं आता था। अब पहले मार्क्स आता था, लेकिन आसपास के लोगों से मुझे लगा कि मैं टॉप 10 में होऊंगा। ऐसा मतलब हम लोग एक आइडिया अनुसार समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे तमाम वीडियो यहाँ पे मिलते रहती है, इसीलिए जरूरी है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आपका PhD एग्जाम दे दिया आपने, आपको कॉल लेटर आ गया, तो फिर आपको सिनॉप्सिस बनाना होता है। मतलब कि शोध का प्रस्ताव देना होता है कि आप एक कोई विषय चयन करते हैं, उस पर क्या क्या कार्य हो चुके हैं और क्या आप नूतन कार्य उसमें करेंगे, कौन सी प्रविधि प्रयोग करेंगे, उसका एक समरी देना होता है। कहीं रिसर्च प्रपोजल के नाम देना होता है, कहीं उसको सिनॉप्सिस कहते हैं। तो आप जैसे ही PhD का एग्जाम दिए, एंट्रेंस एग्जाम, आपको तुरंत ऐसा सिनॉप्सिस पे अपना फोकस कर लेना है। अपने जो आपके आसपास जो भी प्रोफेसर हों आपके क्षेत्र में, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनसे टॉपिक का डिस्कशन कीजिए, आसपास जो सीनियर है उनसे डिस्कशन कीजिए और एक अच्छा सिनॉप्सिस तैयार कीजिए। क्योंकि इंटरव्यू में सिनॉप्सिस बहुत मायने है। यदि इंटरव्यू 25 नंबर का है, समझिए कि 10-15 नंबर तो आपका सिनॉप्सिस पे ही है। सिनॉप्सिस का टॉपिक अच्छा नहीं है तो आपको लेंगे ही नहीं। तो सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे ही एंट्रेंस खत्म हो, आप सिनॉप्सिस पे लग जाएं। तो सर ने BHU से UG किया, JNU से PG, DU से PhD कर रहे हैं। सर आप, मुझे लगता है देश के टॉप 3 यूनिवर्सिटी जो लड़कों के जुबान पे रहता है, वहाँ से आपने मतलब पढ़ाई भी किया, वहाँ से आप PhD कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है कभी कभी? नहीं, ये तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि, और व्यक्तिगत लगता है कि मेरी जो उपलब्धियाँ तथाकथित हैं, वो है नहीं बेसिकली, वो आसपास के वातावरण और गुरुजनों और मित्रों के ही कारण से हुई है। तो जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैं JNU कैसे आया। तो JNU आने के प्रति हमारी एक मैम थी, उन्होंने बताया मुझे JNU के बारे में। नहीं तो ऐसा मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह की पढ़ाई होती भी है वहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि मैं अभी संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक पढ़ता हूँ, यानी कि संस्कृत भी और प्रोग्रामिंग भी, उनको जोड़ करके उस क्षेत्र में कार्य करता हूँ। तो अब उन्होंने दिया तो फिर मैं तैयारी किया। फिर तैयारी में भी किससे करूँ, दोस्तों से, उस तरह से, या यूट्यूब चैनल से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो ये है। अब जैसे BHU का मैं कहानी बताता हूँ, उस समय तक उस तरह का, जैसे कि अभी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरह के नहीं थे। तो मेरा जो सीट एलोकेशन और सब्जेक्ट सिलेक्शन है, अगर यदि आज CUET कंसेप्ट उस समय होता तो निश्चित तौर पे मेरी जो जीवन यात्रा है वो कहीं और होती। क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट्स जो मुझे चाहिए थे वो नहीं मिलते, वो कोई और मिलता। तो इस रूप में मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आज के युवा हैं वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हर तरह की सूचनाएं आपको सही समय पे, सही सूचनाएं CUET कॉन्सेप्ट मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। और इससे बहुत सारी समस्याएं हैं ना, सहज हो जाती है, सहज सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। तो सर PhD कर रहे हैं, अब PhD में एडमिशन ले लिए सर,
इससे पहले वाली तमाम बातें हो गई है। हाँ। पीएचडी में एडमिशन मिल गया सर। एडमिशन मिलने के बाद का क्या रहता है प्रेशर की, मतलब जाए वहाँ कैसे काम चलती है, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए जैसे आप पीएचडी में एडमिशन होगा, फिर आपको कागज आदि काम हो, जैसे जीआरएफ आपका है तो फिर जीआरएफ के लिए आप अप्लाई करते हैं वो सब। उसके बाद आपको एक कोर्स वर्क कराई जाती है, यानी कि शोध कैसे करें, कितने वर्ष मिनिमम मैक्सिमम कितने। हाँ, शोध कैसे करें उसके लिए 1 साल कहीं 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। ऐसे पीएचडी है वो 3 साल की होती है मिनिमम। आप चाहे तो आप 5 साल तक कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका विषय थोड़ा आपको लगता है कि नहीं और समय चाहिए तो आप 5 साल तक जा सकते हैं। तो 3 से 5 वर्षों की होती है पीएचडी। नेट का फेलोशिप है जीआरएफ का, हाँ, 5 वर्षों तक मिलती है। पहले 2 वर्ष हैं वो आपको मिलेंगे जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें आपको 45-47 जगह के हिसाब से मिलता है वो कभी, हाँ, वो क्षेत्र के हिसाब से। और यदि आप ऐसे 2 साल हो जाता है तो फिर आपको एसआरएफ मिलने लगता है, वो फिर 70 के आसपास हो जाती है। तो एक अच्छी खासी पर मंथ, पर ईयर नहीं, पर मंथ मिलता है। तो एक अच्छी खासी फेलोशिप सरकार देती है, आप पे इन्वेस्ट करती है, बिल्कुल, ताकि अच्छे शोध कार्य करें। हाँ, तो ये है। तो उसमें आप अब इसमें कुछ बहुत लोगों को होता क्या है ना कि पीएचडी के साथ अन्य जैसे यूपीएससी करना है, या इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो ये क्या बहुत सीधा साधा अंतर है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके शोध निर्देशक कौन है, बिल्कुल यही 2 बातें मायने करता है। आपका शोध विषय कैसा है, विषय कैसा है। यदि आप ऐसे मान लीजिए जेएनयू में पढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, आपको कम समय मिलेगी आपको अन्य तैयारी करने के लिए। यदि आप ऐसे चाहते हैं कि नहीं थोड़ा मुझे फ्री हैंड मिले, तो आप ऐसे उससे जो जैसे कम रैंकिंग है उनमें जा सकते हैं, उनमें भी। लेकिन यदि आप बहुत सीरियस प्रोफेसर मिल गए, क्योंकि हर जगह स्थान में अच्छे प्रोफेसर हैं, तो वो फिर आपको रिसर्च में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और लेकिन अगर सुपरवाइजर थोड़े से अच्छे हैं, मतलब थोड़ा आपको समय देना, मतलब वही देना पसंद करते हैं। हमारे जो भारत में है सर, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग करी से करी जोड़ते हैं तो ही मतलब लंबी तो वही 3 ही है कि आप ये चाहते हैं कि अन्य शोध के अलावा कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं जैसे यूपीएससी। तो आपके 3 पर निर्भर करेगा आपको टॉपिक कैसा है। टॉपिक यदि ज़्यादा व्यस्त रखने वाला है तो फिर आपको समय कम मिलेगा। तो टॉपिक थोड़ा सा ऐसा रखे जो कम व्यस्तता हो, फिर आपके सुपरवाइजर ऐसे मिले और आपका संस्थान वैसा हो। और सर अब हमारा एक और सवाल रहा है, क्योंकि हमारे जो वीडियो है यूजी के भी कुछ बच्चे देखते हैं, पीजी के भी देखते हैं। तो यूजी से जो 3 ईयर का जो यूजी का कोर्सेस है अब 4 ईयर का हो गया, और जो 4 ईयर के बाद शायद पीजी 1 साल का हो गया, 3 ईयर वाला जो हो रहा है पीजी 2 साल का हो रहा है। ये 5 साल का जो टाइम पीरियड है, वहाँ से आप पीएचडी में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी तो भूमिका बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है। तो इसको किस प्रकार बेहतर तरीके से ये लोग पढ़ें, यूजी का फिर पीजी का, इसके बारे में थोड़ा बताइए और कितना फायदा है। देखिए अब तो एक तो नया अच्छा स्कीम आया है कि अब आप यूजी से डायरेक्ट पीएचडी में आ सकते हैं। हाँ जी, यदि आप 4 साल किए हैं आपने तो आप पीएचडी में आ सकते हैं। यानी कि अब यूजी और इम्पोर्टेंट हो गया है। यूजी में ही आपको, यदि आपको 4 साल के आपने कोर्सेज लिए हैं तो आपको यूजी में उस तरह से पढ़ाई करना होगा कि आपको एक गहन और एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स तो मिले ही, आपको यूजी नेट जीआरएफ के लिए भी तैयारी हो जाए। तो यदि आप सीधे चाहते हैं पीएचडी में, आपको डिसाइड पहले कर लीजिए कि आपको पीएचडी में जाना है या नहीं। तो फिर 4 ईयर के कोर्सेज लीजिए और अच्छे से जीआरएफ की तैयारी कीजिए, और फिर ऐसे आप पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। लगे रहिए, मेहनत कीजिए जो भी। और एमए की जो भूमिका है, एमए की यदि आप सिलेबस देखें किसी भी विश्वविद्यालय की, तो वो सारे सब्जेक्ट्स, वो सारे विषय पढ़ाई होते हैं जो जीआरएफ के सिलेबस है। डोमेन स्पेसिफिक सारे विषय पढ़ाई होते हैं। तो इसीलिए एमए का गहन अध्ययन जरूरी है। वो नहीं होगा तो आपको न कॉन्सेप्ट पता होंगे अच्छे से, न जीआरएफ हो पाएगा। तो जीआरएफ का ऑलमोस्ट सारे सिलेबस ऐसे कवर होते हैं एमए के पाठ्यक्रमों में। कुछ ऐसा चीज जो रह गया है सर? नहीं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे तो मित्र हैं, हमारा साझा चैनल भी है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर रिप्लाई करने का। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के बीच, अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि उन लोगों को कुछ जानकारी मिले। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीएचडी में एडमिशन किस प्रकार होती है, पहला। और सेकेंड की जो भी आपका यूजी पीजी का जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसका कितना भूमिका है। और हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया, और मैं तो काफ़ी बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरी भी बहुत सारी डाउट क्लियर हुई है, आशा करता हूँ कि आपका भी हुआ होगा। तो सर अब हम लोग विदा लेते हैं इस वीडियो से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।